नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु 30 सीरीज देख रहे हैं। आज हम 30 सीरीज में से 23वीं वीडियो को वॉच करेंगे। ये वीडियो सवेरे ही आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये वीडियो सवेरे नहीं आ पाई थी, है ना। तो आज ये 23वीं क्लास आप देखेंगे। इससे पहले 22 वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले बता दूं, अगर टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट जैसे एसएससी का एग्जाम देना हो तो ई बुक आप ले सकते हैं, जो अपने आप में रामबाण है। इनके अलावा ये जो 30 सीरीज आप देख रहे हैं ये भी ले सकते हैं। ये भी एसएससी के जो है बूस्टर डोज टाइप से समझिएगा। ये आपका मार्क जो है इंक्रीज करेगा एग्जाम के अंदर। इनके अलावा बिहार एसएससी की कंटेंट अवेलेबल है सर। आरपीएफ एनटीपीसी का जो है कंटेंट अवेलेबल है। तो कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए, ये जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और व्हाट्सअप मैसेज करके जो है कंटेंट को प्राप्त करना है, या फिर सेम मोबाइल नंबर का व्हाट्सअप अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक क्लिक करके भी, है ना, प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं। ये फैक्ट को अवश्य कवर करना है। फैक्ट ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे क्लास में, और शायद आप मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए ही जानते हो। पहला जो प्रश्न है, म्यांमार की सरहद पर भारत की किस बल फोर्स के द्वारा सीमा की रक्षा की जाती है। देखिए, इंडिया की सीमा रेखा 7 स्थलीय देशों के साथ लगती है। तो इसमें जो म्यांमार वाला पोर्शन है तो वहाँ पे कौन सा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात होते हैं, तो आप कहेंगे असम राइफल तैनात होते हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं अपने एग्जाम के अंदर कि बांग्लादेश की सबसे लॉन्गेस्ट जो है आपका बाउंड्री होती है जो भारत के साथ शेयर होती है 4096 किलोमीटर का, और सबसे शॉर्ट बाउंड्री जो है ये अफ़गानिस्तान के साथ होती है 106 किलोमीटर का। अगर आपसे कोई कहे कि दुनिया में सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश, तो ये आपका कनाडा है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ असम राइफल पे आ जाता हूँ। असम राइफल आपको भारत और म्यांमार की सीमा रेखा पे हमें प्रोटेक्शन देता है। अगर आपसे कोई कहे कि असम राइफल कौन से पैरामिलिट्री फोर्स है, तो आप कहेंगे ये आर्मी के पैरामिलिट्री फोर्स है। बाद बाकी जितने भी आपका पैरामिलिट्री फोर्स है जैसे आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, ये सभी सरकार के पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन असम राइफल जो है इनके नाम में आर्मी का पैरामिलिट्री है ऐसा जुड़ा हुआ होता है। इसकी स्थापना 1835 में हुआ था, और जब इनकी स्थापना हुआ था तो इनका नाम क्या था भैया, कछार लवी। क्या नाम था, कछार लवी। ये क्वेश्चन यानी ये पॉइंट आपके सीएचएसएल एग्जाम में भी पूछा गया था कि कछार लेवी के नाम से निम्नलिखित में से किस फोर्स का जो है स्थापना हुआ था। तो ये आपका असम राइफल होगा। असम राइफल की मुख्यालय की बात करेंगे तो शिलांग में हुआ था। यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन से 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, असम राइफल का शिलांग के अंदर है। जनवरी 2024 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, वर्तमान में मोदी के जो 3.0 कार्यकाल है यहाँ पर भी ये सेम मंत्रालय में यानी मंत्री है अमित शाह साहब। उस समय भी सेम मिनिस्टर थे अमित शाह साहब। तो इनके द्वारा जो है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और जब भी कोई केंद्रीय मंत्री किसी चीज़ के उद्घाटन करते हैं, है ना, तो आपके एग्जाम में आने के लिए ये क्वेश्चन जो है बेकरार हो जाता है। जैसे वो वाला गीत आपने सुना होगा, दिल बेकरार था दिल बेकरार है ना। तो वैसे ही इसके अलावा हाल में ही असम राइफल के डीजी बड़े पोस्ट होते हैं। तो ये जुलाई 2024 में विकास लखेरा को नियुक्त किया गया है। जिनको एमटीएस का एग्जाम देना है जो सितंबर लास्ट में स्टार्ट होगी, उनके लिए ये वीवीआई है। सीजीएल में शायद ये पॉइंट ना आए। इनके अलावा वर्तमान में बीएसएफ के पास जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है प्रोटेक्शन का जिम्मेवारी बीएसएफ के पास है। बीएसएफ की स्थापना आपका 1962 में हुआ था। बीएसएफ और आईटीबीपी दोनों की स्थापना 1962 में हुआ था। जहाँ बीएसएफ आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की निगरानी करते हैं, वहीं आईटीबीपी चाइना के सीमा की निगरानी करते हैं। जब आईटीबीपी को बनाया गया था तो उस समय तिब्बत के लिए स्पेशली बनाया गया था, लेकिन अब ये चाइना की भी निगरानी करते हैं, भारत को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है भैया। जनवरी 2024 में आईटीबीपी में नए महानिदेशक के रूप में राहुल रसगोत्रा साहब को अपॉइंट किया गया है। ये एक पॉइंट वीवीआई कर लीजिएगा करंट के सेक्शन से, क्योंकि कुछ एक पिछले एसएससी की एग्जाम को अगर आप उठा ले तो जो भी आपका फोर्स है, सेना है, वहाँ पे जो भी नए अपॉइंटमेंट होता है वो आपको एग्जाम में आते हुए देखा गया है। नेपाल और भूटान की सीमा पे बात करें तो एसएसबी
एसएसबी तैनात है। देखिए एसएसबी को ना कई बार नाम चेंजेस किए गए हैं। जैसे एसएसबी की स्थापना आपका 1963 में हुआ था, तो स्थापना के समय इसका नाम दिया गया था विशेष सेवा निकाय, मतलब एक जो है एक मतलब इस प्रकार के फोर्स हैं, इनका नाम दिया गया विशेष सेवा निकाय। फिर 1966 में यहाँ पे निकाय के जगह पे ब्यूरो शब्द जोड़ दिया गया, विशेष सेवा ब्यूरो। फिर 2003 में इनका आधुनिक नाम पड़ा सशस्त्र सीमा बल, यानी एसएसबी, है ना। तो ये जो नाम है आधुनिक नाम ये कब पड़ा, तो 2003 में पड़ा। तो इनसे भी क्वेश्चन वेरी करेगा क्योंकि इनके नाम समय के अनुसार बदलता गया है। जैसे आपको एग्जाम्पल दूं तो भाई अगर बात करेंगे तो 1927 में इंडियन रेडियो की जो है पूर्ण रूप से स्थापना या शुरुआत की गई थी निजी तत्वों के द्वारा। फिर 1930 में इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हो गया था। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो हो गया था और 1957 में, है ना, आकाशवाणी हो गया था, जो आज भी चलता है। लेकिन अगर आपको इंडिया में रेडियो की शुरुआत कहे तो 1923 ईस्वी ही आंसर कीजिएगा। ठीक है भाई, ये सब बात आपको लिंक करना होगा, चीज़ों को समझना होगा। इनके अलावा एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को अभी जनवरी 2024 में नियुक्त किया गया है और ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए नहीं हैं, तो इसे VVI करके रखेंगे अपॉइंटमेंट के दृष्टिकोण से। इनके अलावा जनवरी 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला DGP रश्मि शुक्ला के रूप में नियुक्त किए गए हैं। DGP जो है ना, ये आपका पुलिस विभाग में सबसे बड़े पोस्ट होते हैं। जो बच्चा बिहार दरोगा वगैरह का एग्जाम देता है तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि पुलिस विभाग में सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, तो DGP होते हैं। नवंबर 2023 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, अब इसे SSB कोई बच्चा नहीं समझेगा, उसका फुल फॉर्म क्या होता था, सशस्त्र सीमा बल होता था। इसका फुल फॉर्म क्या है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, है ना। इनके अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन साहब को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हमने आए थे एनिशिएंट GK पढ़ने, हम यहाँ पे पढ़ लिए 5 करेंट के भी साथ में। ठीक है, तो चीज़ों को रिलेट करेंगे, ज़्यादा फायदा करेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए उर्मिला सत्यनारायणन को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी प्रचलन में होते हैं, है ना। तो ये जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उर्मिला सत्यनारायणन, ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। तो इन्हें किस नृत्य में मिला है, भरतनाट्यम में मिला। हम भरतनाट्यम की चर्चा कई बार कर चुके हैं, आप टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएंगे ई बुक के तो वहाँ पर भी मिलेगी, है ना। और जो है इनके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। इससे पहले ये देखते हैं कि 2023 में और किन किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था कला के क्षेत्र में। तो आइए सबसे पहले उर्मिला सत्यनारायणन, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। उर्मिला सत्यनारायणन, इनको भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। जगदीश गंगानी कथक के लिए, मार्गी विजय कुमारन कथकली के लिए, लतासना देवी अभी आपसे पूछा गया था, CHSL ने भी पूछा और आपका CPO ने भी पूछा 2024 में लतासना देवी को, और एक आपका श्याम मणि देवी भी पूछा था, है ना, श्याम मणि देवी। ये सब नए नए नाम है ना, श्याम मणि देवी भी पूछा गया था और एक लतासना देवी भी पूछा गया था। बाद में की कलावती, बिंबावती, सितारा देवी, है ना, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, ये सब जो भी पॉपुलर हैं वो तो आप मार ही देंगे, लेकिन जो पॉपुलर नहीं है वो आपको देखना होगा। और कई दफ़ा मैं बताया हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से जनरेट होते हैं। जो बड़े बड़े गुरुजी हैं ऐसे ही 2-4 नाम दिखा के आपको रिझा देते हैं कि देखिए हम एकदम अपडेट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो नाम है ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के जो लेटेस्ट विनर होते हैं वहाँ से उठाया गया होता है और कोई दूसरी बात नहीं होती है। या फिर जो नए चेहरे होते हैं अगर उनका डेथ हो गया है हाल फिलहाल के वर्षों में तो आपसे क्वेश्चन क्रिएट करता है एग्जामिनर की मेंड पढ़ने में हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं अब तक, आगे भगवान की दया है। चलिए, इनके अलावा मद्दाली उषा गायत्री, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। स्नेह परवा समंतरी ओडिशा से संबंधित है। बवन बोरबियान, अब मैंने आपको बताया था कि जो बोरबयान सरनेम है, जो सैकिया सरनेम है, जो गोस्वामी सरनेम है, ये कहाँ पे आ जाते हैं, तो ये सत्रिया नृत्य में 99 पॉइंट चांस है कि सत्रिया नृत्य से संबंधित हो। और सत्रिया कहाँ का नृत्य रहेगा, असम का रहेगा, जो शंकर देव साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये वैष्णव मत से प्रेरित है ना, वैष्णव मत से प्रेरित है आपका सत्रिया नृत्य। पल्लवी कृष्णन का संबंध मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम के बारे में क्या खास है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही परफॉर्म करती है। अगला है परीक्षित महतो, पहले भी बता चुका हूँ। छऊ कितने जगह होती है, 3 जगह होती है। सरायकेला का, पुरुलिया का, मयूरभंज का। सरायकेला झारखंड में है सर, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है सर, और जो मयूरभंज है वो ओडिशा में है सर। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मयूरभंज के छौ में क्या डिफरेंस है, तो इसमें स्वांग का इस्तेमाल नहीं होता है जिसे आप मुखौटा कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे।
देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा है ना, अगर आप टटोलोगे पिछले 2-3 साल के एग्जाम का तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में भी आया, सेम क्वेश्चन 2023 के आपका जीडी में भी आया कि भाई जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उनमें इनामी राशि कितने होते हैं। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनमें इनामी राशि 1 लाख रुपये होते हैं, और जो साहित्य नाटक अकादमी, माफ़ कीजिएगा, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड है ना, उसमें 3 लाख रुपये होते हैं। तो ये बेसिकल डिफरेंस है। आपने टॉपिक वाइज सेक्शन में ई बुक के अंदर गया होगा तो बहुत सारे जो नृत्यांगना है या फिर कलाकार है उनके सामने संगीत नाटक वाले सेक्शन में आपने एफ और स्टार लिखा देखा होगा। इस एफ का मतलब फेलोशिप अवार्ड है। देखिए संगीत नाटक अकादमी 2 श्रेणी में मिलते हैं, एक तो रेगुलर श्रेणी में, एक फेलोशिप श्रेणी में। तो रेगुलर श्रेणी में 1 लाख रुपया मिलता है और फेलोशिप श्रेणी में 3 लाख रुपया मिलता है। दोनों में 2 चीज़ कॉमन होते हैं, ताम्रपत्र और अंग्रवस्त्रम, ये दोनों में मिलता है, लेकिन रुपया का डिफरेंस है फेलोशिप और सामान्य वाला में। वैसे ही समझिए जैसे खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर में भी मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी मिलता है। ठीक है भैया। संगीत नाटक अकादमी 1952 में स्थापित हुए थे। इनके प्रथम अध्यक्ष पी.बी. राजमन्नार साहब थे और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो संस्कृति मंत्रालय है, जैसा कि इससे भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो 2024 में आपका गणतंत्र दिवस हुआ तो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की जो झांकियों की अवार्ड है ये तो ओडिशा को मिला, लेकिन अगर मिनिस्ट्री कैडर में देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ मिनिस्ट्री के जो झांकी का अवार्ड मिला ये संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था। तो ये बात भी ध्यान आपको रख लेना है, काम आप जाएगी। इनके अलावा यही चीज़ मैंने बताया कि रेगुलर श्रेणी में 1 लाख और फेलोशिप में 3 लाख, यही पॉइंट लिखा है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ तक कई बार आप हमसे सुने हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना है, ये बात भी जानते हैं। दक्षिण भारत में देवदासी परंपरा से निर्मित है, ये भी आप जानते हैं। ओडिसी नृत्य भी देवदासी परंपरा से निर्मित है, ध्यान रखिएगा। इसे अग्नि नृत्य कहते हैं, कई बार मेरे मुँह से सुने होंगे तो ये भी जानते होंगे। इसके अलावा जो अग्नि नृत्य है मैंने बताया कि एक प्रकार का लोक नृत्य भी है अग्नि नृत्य, लेकिन कहाँ पे होता है ये लोक नृत्य? आरजे के अंदर होता है, राहुल जयकार नहीं, राजस्थान के अंदर होता है। इनके अलावा सदीर अट्टम, ये आपका भरतनाट्यम को ही कहते हैं। दासी अट्टम भी भरतनाट्यम को ही कहते हैं। इनके अलावा भरतनाट्यम से एक शब्द और जुड़ा हुआ है जिनका नाम है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नट्टू बनार। ठीक है भाई, नट्टू बनार एक शब्द होता है। मान लीजिए कि जैसे गाँव घर में आपने देखा होगा कि जैसे सरस्वती पूजा होता है तो एक आदमी क्या होता है, कोई प्रोग्राम अरेंज करवाता है, तो जो भरतनाट्यम को अरेंज करवाने का काम करता है उन्हें कहा जाता है क्या भाई? नट्टू बनार। और ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही नहीं रखा हूँ, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2014 में पूछा गया है आपके एसएससी के एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, है ना। मैंने आपको पहले ही कहा था भाई कि जितना आप पढ़ते हैं, जितना मेरे पास टाइम बचता है शायद मैं भी उतना पढ़ता हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं और मैं पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ। मैं एक विषय पढ़ता हूँ, आप शायद हमसे ज़्यादा प्रेशर में सब विषय पढ़ते हैं, तो डिफरेंस तो है, लेकिन मेहनत मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं, मुझे एग्जाम नहीं देना, आप मेरे पास उम्र नहीं बची है। ठीक है, चलिए। भरतनाट्यम नृत्य के कई तत्व होते हैं, जैसे अलीरप्पू होते हैं, जाति स्वरम, वर्णम, पदम, मंगलम। एकाहार्य शब्द भी भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपने सादीर अट्टम देखा, दासी अट्टम देखा, है ना, पदम देखा, मंगलम देखा, जातु स्वरम देखा, एकाहार देखा, अग्नि नृत्य देखा, है ना। ये सब भरतनाट्यम को ही कहा जाता है, जो कहाँ का रहेगा? ये रहेगा आपका तमिलनाडु का। भरतनाट्यम नृत्य का आगमन भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र और नंदी केश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण, इन दोनों किताब के राइटर भी ध्यान रखिएगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखे हैं। देखिए एक इसी प्रकार का मिलता जुलता कन्फ्यूजन पेयर है उत्तर रामायण के लेखक। उत्तर रामायण के लेखक भवभूति हैं। कौन है? भवभूति, भवभूति साहब हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी एक तमिल रामायण कंबन है और बाद बाकी रामायण तो आप जानते ही हैं, रामचरितमानस और रामायण। तो रामायण का पूछता है जनरली। इनके अलावा जो भरतनाट्यम को आधुनिक स्वरूप में उजागर करने का श्रेय है ये ई कृष्णा अय्यर को दिया जाता है, इसे भी ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था नट्टू बनार शब्द भरतनाट्यम के नृत्य से जुड़े हुए जो अरेंज करवाता है उन्हें कहते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य विद्या में ट्रांसजेंडर महिला जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये किस नृत्य के लिए मिला था? तो भरतनाट्यम के लिए मिला था। उन महिला का नाम क्या था? नर्तकी नटराज नाम था। और कब मिला था? तो 2019 में मिला था। तो अगर कल होके पूछे कि किस शास्त्रीय नृत्य विद्या में पद्मश्री सबसे पहले ट्रांसजेंडर कैडर में दिया गया, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम के अंदर। नृत्य में अंतिम देवदासी के रूप में आर मुथु कनमल को जाना जाता है और ये जो आर मुथु कनमल है इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया
गया था। इसके अलावा जो 2024 में आपका 132 पद्म अवार्ड बांटे गए हैं। कोई बच्चा हिसाब किताब बता सकता है? मैं बताता हूँ सर। 5 है, 17 है और 110 है। ये क्या है? पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। वैसे अगर आप आदमी काउंट करेंगे तो 134 आदमी होगा, क्योंकि 2 पेयर यानी 2 जोड़ियों को जो है पद्मश्री दिया गया है, पति पत्नी दोनों को। लेकिन अवार्ड एक ही काउंट होता है। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि 2024 में कितने पद्म अवार्ड बांटे गए तो 132 पद्म अवार्ड का ही नाम मारना है। ऑप्शन में 134 भी दिया रहेगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछता है कि भाई इंडिविजुअल आदमी के गिनती के अनुसार कितने आदमी को मिला तो 134 बोलिएगा। वैसे खाली पद्म अवार्ड बोलेगा तो 132, 7, 17 और 110 बता दिए। तो उनमें जो पाँच को मिला है, माफ़ कीजिएगा, 5, 17 और 110 था। तो वो जो 5 को मिला है उस 5 में आपको जो है बैजंती माला बाली और पद्मा सुब्रमण्यम, ये बैजंती माला बाली भी भरतनाट्यम से संबंधित है और पद्मा सुब्रमण्यम भी भरतनाट्यम से संबंधित है। बैजंती माला भरतनाट्यम के अलावा जो है हीरोइन यानी फिल्म अभिनेत्री भी थी, इन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा अगला प्रश्न है, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहे? देखिए ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम ऑरेंज हुआ है। इसके अलावा जो आपका पैरा खेलो इंडिया यूथ गेम है ये भी आपका पहली बार हुआ है। तो इन दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए बेकरार है, जिसमें पैरा खेलो इंडिया से एक क्वेश्चन आ चुका है। उनके जो शुभंकर हैं उनके नाम से CHSL 2024 के अंदर, है ना। तो अब मैं आगे की बात बताऊंगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन चिपकता है तो आप आराम से चिपका के आ जाओगे, है ना। तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के विजेता रहे हैं केरला। सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका सूरत के अंदर हुआ है। वेन्यू रहा है इसका सूरत, विनर रहा है केरला और आपका सेकेंड विनर या फिर रनर अप रहे हैं पंजाब राज। तो ये तीनों आपको याद रखना है। सॉकर खेल चैंपियनशिप 2023 ये पहली बार हुआ है। इसके अलावा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 यहाँ पे विजेता रहे हैं भारत, उप विजेता रहे हैं ईरान। ठीक है, तो इसे ध्यान रख लेंगे, भारत और ईरान कबड्डी में। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में मैं बताया था कि 7 खिलाड़ी खेलने उतरते हैं, लेकिन रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार का एक और खेल बताया था खो खो। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलने उतरते हैं 9 खिलाड़ी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जैसा आपसे क्वेश्चन करता है वैसा दंडवत कीजिएगा। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? भारत। ये भारत की 9वीं टाइटल है। किसे हराया था? कुवैत को हराया था। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? बंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हुआ था। तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इनके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल ही क्यों मैं बता रहा हूँ और आपका 2023 का ही इस प्रकार का चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा। अगर 2024 का आता है तो T20 वर्ल्ड कप खेलो इंडिया यूथ गेम यहीं तक के आएंगे, या फिर जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है और फ्रेंच ओपन होता है यहाँ तक के आएंगे, इससे आगे की नहीं आएंगे। क्योंकि पेपर 5 दिन पहले की नहीं छपती, मैंने आज तक तो ऐसा नहीं देखा। हाँ, महीना 1.5 महीना पहले की छप जाती है। ठीक है भाई। अगर कोई बुद्धिजीवी बच्चा ये कहे कि तो सर CHSL में जब T20 मैच चल रहा था तो क्यों पूछा गया था, तो भाई मैं बता दूँ, किसी भी बड़े जो आपका खेल गेम होती है उसकी जो वेन्यू है ये कोई मतलब एक रात का काम नहीं है कि आज डिसाइड कर लिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत बार बैठक होती है, बोली लगती है ना, आवेदन देना पड़ता है, तब जाके पारित होती है, वोटिंग होती है, तब होती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए आपकी वेन्यू पूछ लिया गया था T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ठीक है मेरे भाई। CHSL में उस समय खेल चल ही रहा था एक्चुअली, है ना। चलते हैं आगे। तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 के विजेता महाराष्ट्र रहे हैं। उप विजेता की बात करेंगे सर्विसेज टीम रहे हैं। यह मैच गोवा में कराया गया था। यह प्रतियोगिता गोवा के 5 विभिन्न शहरों में कराए गए थे। देखिए जो ये शहर में कितने शहर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जरा गिनिएगा सर। 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो गुजरात के 6 शहर में हुआ था। 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम MP में हुआ था तो MP के 8 शहरों में हुए थे। ठीक है। अभी जो ये आपका 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है ये आपके गोवा के 5 शहरों में हुआ है। अगर आपको खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो तमिलनाडु में हुआ है तो तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है। तो 4, 5, 6, 8 है, आपको जरूर याद रखना है। फिर से याद दिलाता हूँ, जो 6 शहर में हुआ था ये 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात के अंदर, जहाँ पे सर्विसेज टीम विजेता रहे थे, है ना। 2022 की बात है। 8वां 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम MP के अंदर हुआ था तो वहाँ पे 8 शहर में हुआ था। 2023 के अंदर 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा के 5 शहरों में हुए थे। और 2024 में जो तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम जनवरी फरवरी में हुआ है वो तमिलनाडु के 4 शहरों में कराए गए हैं। याद रहेगी कि नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें 37वां राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे तो 43 खेल शामिल थे। अगर यहीं पे लगे हाथ हम बात कर ले कि 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे तो 36 खेल शामिल थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कितने खेल शामिल थे तो आप कहोगे 26 खेल शामिल थे। तो इन्हें भी ध्यान रख लेना भैया, काम आवेगी। इनके अलावा पहला खेलो इंडिया गेम 2023 के विजेता कौन रहा तो हरियाणा। ठीक है। और पहला खेलो माफ़ कीजिएगा ये पैरा है,
पहला नहीं है। पैरा खेलो इंडिया गेम 2023 के विजेता हरियाणा रहे। ये मैच कहाँ पे हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। इसमें कितने खेल शामिल थे? 7 खेल शामिल थे। दिसंबर 2023 में हुआ था। VVI पॉइंट रहेगा आपके पिक आपके एग्जाम में आने के लिए। इनके अलावा इनका शुभंकर का नाम उज्ज्वला रखा गया था। उज्ज्वला बेसिकली एक गोरैया के नाम पे रखा गया है, गोरैया स्पैरो है ना, इनके नाम पे रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर पहला खेलो इंडिया यूथ गेम की बात निकल ही गई है तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से स्टार्ट हुआ था। ये आई के जगह पहले एस हुआ करता था और ये 2018 में दिल्ली में कराए गए थे। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 पुरुष वाला विजेता रहा है भारत, उप विजेता रहा है साउथ अफ्रीका और मैच वेस्ट इंडीज और अमेरिका में कंबाइंड रूप से कराए गए थे। जो आपका पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। और महिला वाला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में। पुरुष वाला 50 ओवर वाला क्रिकेट की शुरुआत 1975 में। महिला वाला 50 ओवर की क्रिकेट की वर्ल्ड कप 1973 में। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, काम आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, है ना। अगला पॉइंट है कि 76वें सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ था। यहाँ पे पुरुष कैडर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पे आर्यन नेहरा को चुना गया। अगर कल होके आपसे कोई पूछे कि भाई ये आर्यन नेहरा का संबंध किस खेल से, एक तो आशीष नेहरा है जो क्रिकेट में कोच भी रहे हैं, है ना, ये आर्यन नेहरा है, ये आर्यन नेहरा तैराकी से संबंधित है प्रभु, है ना। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। तो जो सीनियर चैंपियनशिप हुआ है 76वां, ये हुआ है आपके हैदराबाद में, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्यन नेहरा पुरुष में और महिला में आपको चुना गया है लिनिशा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि इससे पहले क्लास में हमने बताया है सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप, वो भी आपके एग्जाम में आता है और ये तो आते ही आते हैं। एक यहीं पर आपको याद रखना है, जो स्नेक बोट रेसिंग वाला प्रतियोगिता होता है ये कहाँ पे होता है? तो ये केरला के अंदर होता है प्रभु, इन्हें ध्यान रखेंगे। और ओनम फेस्टिवल के अवसर पे होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्नेक बोटिंग रेस, इसको पूरा पढ़ते हैं, बेल्लम कली स्नेक बोटिंग रेस, है ना। इसके अलावा खुदीराम बोस को किस अंग्रेज जज की हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो किंग्सफोर्ड उस समय कहाँ के जो है जज थे? तो आप कहेंगे मुजफ्फरपुर के, ठीक है। और खुदीराम बोस साहब 1908 में इन्हें हत्या करने का प्रयास किया था और असफल रहे थे। उस बग्घी में दूसरा आदमी बैठा था और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और खुदीराम बोस साहब जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा प्राप्त करने वाले, है ना, हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हैं। इन्हें जो है सत नमन है। इनके अलावा भगत सिंह साहब तथा उनके साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ये 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। भगत सिंह साहब को फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इन्होंने नौजवान सभा का गठन 1926 में किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी AHRA का नाम बदला हुआ है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदला हुआ है। 1928 में इनका नाम बदलने का श्रेय भगत सिंह को दिया जाता है, जो कहाँ पे किए थे? तो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली के अंदर, जिसकी वर्तमान नाम अरुण जेटली मैदान है। इनके अलावा 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, ये चटगांव कहाँ पे है भाई? अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, ये बांग्लादेश के अंदर है ना, चटगांव शस्त्रागार, है ना। तो ये जो चटगांव शस्त्रागार पे धावा किसने बोले थे? सूर्य सेन। ऐसा नहीं कि सूर्य सेन जो है अकेले गए थे, सूर्य सेन उस टीम को लीड कर रहे थे जो इस शस्त्रागार पे धावा बोले थे, ठीक है भैया। सूर्य सेन साहब को फांसी 1934 ईस्वी में दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल और डायर की हत्या किए थे उधम सिंह साहब कब? 1940 में। जालियांवाला बाग कब होता है सर? 13 अप्रैल 1919 को होता है। उस समय अंग्रेज कौन रहते हैं? तो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी चेम्सफोर्ड रहता है। इसके अलावा जो ये जालियांवाला बाग है ये कहाँ पे है? ये अमृतसर के अंदर है। और क्यों बैठे थे? तो हम लोग जो है रॉलेट एक्ट में गिरफ्तारी को लेकर के विचार विमर्श करने बैठे थे। रॉलेट एक्ट को उस समय काला कानून कहा गया था। बिना सबूत के आधार पे भी किसी को भी उठा के, है ना, पूछताछ किया जा सकता था। इनके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड ये बता दिए थे। 1872 में शेर अली ने अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिए थे। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये वही लॉर्ड मेयो हैं जिनके काल में आप पहली बार इंडिया में जनगणना करवाते हैं 1872 ईस्वी के दौरान। कोशिका के समसूत्री विभाजन
की खोज किसने किया था, इसे अच्छे से समझेंगे। सीपीओ ने भी क्वेश्चन पूछा है, जो 5 प्रोसेस होता है आपके समसूत्री विभाजन का, फिर सीएचएसएल ने भी पूछा है, ठीक है। वैसे कोशिका का साधारण क्वेश्चन आपके जेहन में होगा, लेकिन इसे समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। कोशिका के समसूत्री विभाजन की खोज जो है वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने करा था। अब देखिए, कोशिका का विभाजन हम बेसिकली 2 प्रकार के पढ़ते हैं, वैसे 3 प्रकार के भी होते हैं, असूत्री भी होते हैं, अर्धसूत्री भी होते हैं, समसूत्री भी होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के हमें पढ़ना है, जिसमें समसूत्री मेन पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जीव जंतु का कोशिका का विभाजन जो है समसूत्री प्रकार के ही होते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री में बेसिकल डिफरेंस क्या है, तो समसूत्री में 1 कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री में 4 कोशिका का निर्माण होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाता है नए कोशिका में। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये जो समसूत्री विभाजन है ये जो है बड़े पैमाने पे जीवों में होता है, और ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कम जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कोशिका के समसूत्री विभाजन की खोज 1879 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। समसूत्री विभाजन में 2 नए कोशिकाओं का जन्म होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अर्धसूत्री में कितने होते हैं, 4। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। जो समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिका में होता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और जो अगला है आपका अर्धसूत्री विभाजन, वो जनन कोशिका में होती है। तो दोनों में फ़र्क है। जन्म लेने वाली नई कोशिकाओं में जननी कोशिकाओं के जितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जननी कहने का मतलब यहाँ पे माता, यानी जो कोशिका का विभाजन होना है, जिससे नए कोशिका का निर्माण होना है, तो उस भाग लेने वाले कोशिका में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही बनने वाले कोशिका में होंगे। ये समसूत्री विभाजन की विशेषता है। आई होप समझ में आया है। इनके अलावा कोशिका के समसूत्री विभाजन के 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में केंद्रक का विभाजन होता है। अब इस केंद्रक के विभाजन के अपने 5 फेज होते हैं। इसे हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक एक करके मेरे साथ पढ़ते आइए। सबसे पहले ये आप इमेज देख रहे हैं, इसके 5 फेज है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एनाफेज सबसे कम ड्यूरेशन का होता है, मात्र 2 से 3 मिनट की होती है। बाद बाकी सब लंबे लंबे ड्यूरेशन के होते हैं। अब हम एक एक करके इसे पढ़ेंगे। देखिए, इंटरफेज जो 5 चरण हैं उनमें पहला चरण आता है इंटरफेज। कभी कभी सीक्वेंस ही पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे, 2 बार इसे देखना है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना भैया। तो इसे जैसे आपको याद हो याद रखिए। अब इंटरफेज की 3 चरण खुद में है। जीवन चरण यानी पहला चरण, इस चरण में क्या होता है, प्रोटीन तथा आरएनए का निर्माण होता है ना। प्रोटीन तथा आरएनए का निर्माण होता है। सेकेंडरी चरण, एस चरण में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होना लगता है। और जो इंटरफेज का लास्ट चरण है उसमें क्या होता है कि डीएनए का संश्लेषण अब रुक जाती है। देखिए यहाँ पे डीएनए का संश्लेषण जो सेकेंडरी चरण में स्टार्ट हुआ था अब रुक जाती है, किंतु जो पहले निर्माण हुआ था अब इसका संश्लेषण होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन और आरएनए का। तो रिलेट करके याद करेंगे, तुरंत ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो है निर्माण होने लगता है। सेंट्रोसोम विभाजित इसी चरण में हो जाते हैं। सेंट्रोसोम का जो विभाजन है इसी चरण में होता है, यानी पहले चरण में होता है, इंटरफेज में होता है, ठीक है। इनके अलावा प्रोफेज। अब प्रोफेज में जो है ना कोशिका का वास्तविक विभाजन स्टार्ट होता है। वो सब तो इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से जो वास्तविक विभाजन की बात होती है यहाँ से स्टार्ट होती है। इस भाग में क्रोमेंट जाल गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसी भाग में क्रोमोसोम 2 अर्ध भागों में बट जाते हैं तथा दोनों भाग में एक बिंदु से जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमेयर कहा जाता है। इसी भाग में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। इस भाग में बहुत सारे काम होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण भी यहीं पे स्टार्ट होता है, जो मैं लिखना भूल गया हूँ, आप जोड़ लीजिएगा। देखिए प्रोफेज में क्या क्या हुआ। इस स्टेज में कोशिका का सबसे पहले वास्तविक विभाजन होना स्टार्ट होता है। इसी भाग में क्रोमेंट जाल जो आपका गुणसूत्र है इसका निर्माण होने लगता है। इसी भाग में जो क्रोमोसोम है ये 2 भागों में बट जाते हैं, क्योंकि जो नए सेल बनेंगे उनको देना भी है बराबर बराबर में, तो 2 भागों में बट जाते हैं। इनके अलावा क्रोमोसोम बटने के बाद उनके एक सेंटर पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, और इस सेंटर पॉइंट को सेंट्रोमेयर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की आपको आंसर है। अगर आपसे पूछे कि भाई प्रोफेज में क्रोमोसोम टूटने के बाद किस बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, तो सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सेंट्रो मतलब सेंटर से समझ लीजिएगा, मेयर मतलब बड़का अधिकारी से। इनके अलावा इसी भाग में केंद्रक झिल्ली और केंद्रक विलुप्त हो जाती है। अभी विलुप्त हुआ है, फिर लास्ट में ये आ जाएगा, लास्ट वाले चरण में देखते रहिए काम बनेगा। इनके अलावा मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, जिस पे क्रोमोसोम आके चिपकता है या जुड़ता है। ये स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण स्टार्ट मैंने कहाँ बताया, इससे पहले वाले चरण में ही बताया था, ठीक है। इसके अलावा
देखिए यहाँ पे मैंने नोट करके लिख भी दिया है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण प्रोफेज स्टेज में ही शुरू हो जाती है। अब आते हैं एनाफेज। एनाफेज के बारे में क्या बताया, यह सबसे कम समय तक चलने वाली प्रोसेस है, यह सबसे छोटा चक्र होता है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, सेंट्रोमेयर को 2 भागों में विभाजित हो जाना। पहले आपने देखा कि जो सेकेंडरी वाला चरण था वहाँ सेंट्रोमेयर का निर्माण हो रहा था गुणसूत्र को क्रोमोसोम को बराबर भागों में बंटने से। अब जो सेंट्रोमेयर है इसके भी 2 पार्ट हो जा रहे हैं, किस वाले चरण में, चौथा चरण में, एनाफेज में। तो इसमें एक ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब 5वां चरण है, इसमें जो है आपका कोशिका बन के तैयार हो जाएगा, टेलोफेज। इस अवस्था में केंद्रक स्पष्ट हो जाता है, यानी न्यूक्लियस मिल जाता है, अर्थात एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है तथा स्पेंडल फाइबर का नष्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, एक कोशिका से कैसे आप समसूत्री विभाजन करोगे, इनके क्या क्या चरण होते हैं, जिनको समझ में नहीं आया है तथा जो बच्चे PDF नहीं बाय करेंगे या नहीं किए हैं वो जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम के हैं। SSC आजकल गुड से क्वेश्चन पूछने लगा है। बाद बाकी कोशिका के बारे में हमने इतना तो समझा ही दिया है कि ऑप्शन छांट के आप आराम से कर सकते हो या डायरेक्ट मैंने खोज कौन किया था, कब किया था, जीवित का, मरण का, लाइसोसोम, लाइबोसोम, इस सबको जो है क्या उपनाम है, किस कोशिका में क्या पाया जाता है, सजीव में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो है केंद्रक झिल्ली किसके बने होते हैं, कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं, कोशिका भित्ति के क्या काम है, ये सब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अर्धसूत्री, एक सेकेंड भैया, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अगला जो हमारा कोशिका का विभाजन है, समसूत्री से के बाद में हम अर्धसूत्री के बारे में देखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा खास हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जानना है कि विभाजन की खोज किसने किया था, मेयोसिस वाली, तो इनको किए थे बीजमैन टेलोफेज ने। परंतु अगर आपसे पूछता है कि इनका नामकरण किसने किया था, तो फार्मर एवं मूरे ने 1905 में किए थे। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन आपसे पूछा है और ऑप्शन में बीजमैन टेलोफेज ऑप्शन में है ही नहीं और चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिनमें एक ये लिखा हो कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको हार मार के ये वाला आंसर मारना है, फार्मर एवं मूरे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव का कितने बार विभाजन होता है, 2 बार। और समसूत्री वाले में कितनी बार विभाजन हो रहा था, तो 1 बार विभाजन हो रहा था। इनके अलावा परिणाम स्वरूप अंत में कितने नए कोशिका का निर्माण होते हैं, तो 4 नए कोशिका का। समसूत्री वाले में कितने हो रहा था, तो 2 नए कोशिका का निर्माण हो रहा था। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं के जर्म सेल में संपन्न होती है ना, जनन कोशिकाओं, है ना, सही बात है, जनन कोशिका और जर्म सेल में होती है। और जो समसूत्री विभाजन था वो कहाँ पे हो रहा था भाई, कायिक सेल में हो रहा था। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। इसमें 4 नए कोशिका बने, उसमें कितने, 2 नए कोशिका बने। इसमें जो है एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो समसूत्री वाले में थे उनमें क्या होता था कि जो नए बनने वाले जो नए आपका कोशिका होता था उसमें क्रोमोसोम की संख्या मदर कोशिका, मदर सेल के जैसा ही होता था। लेकिन इनमें क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल की तुलना में आधी हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? सुरेश वाडकर साहब को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1992 से देना स्टार्ट किया गया था। पहला पुरस्कार जो है मणिक वर्मा को दिया गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार MP के सरकार भी देते हैं 1984 ईस्वी से, यानी महाराष्ट्र से पहले MP सरकार जो है स्टार्ट किए थे। आपको पता होगा कि लता मंगेशकर का जन्म जो है इंदौर में हुआ था, और इंदौर से एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाता है जो आपके एग्जाम में बार आ जाते हैं। ये क्या आ जाता है कि इंडिया की जो क्लीनेस्ट सिटी है CC, है ना, तो इनका दर्जा कई वर्षों से इंदौर को ही दिया गया है। सबसे क्लीन है इंडिया में शहरों में इंदौर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो लता मंगेशकर का पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश के सरकार 1984 से दे रहे हैं। पहले विजेता नौशाद थे। महाराष्ट्र सरकार 1992 से देना स्टार्ट किया था, है ना। इनके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार 2022 के लिए उत्तम सिंह को दिए हैं और 2023 के लिए भी नॉमिनेट हो गया है, चित्रा को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछता है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया जाएगा, तो चित्रा को, क्योंकि 2 उत्तम सिंह वाला पूछ दिया गया है। इसके अलावा तानसेन सम्मान, है ना, 2023 के लिए पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि तानसेन सम्मान और लता मंगेशकर सम्मान ये दोनों भी जो है MP के सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, इसीलिए हम एक ही जगह दर्शा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। तानसेन कौन थे? अकबर के दरबारी। उनका नाम क्या था ओरिजिनल? रामतनु पांडे, है ना। तानसेन क्या करते थे? हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। ठीक है भाई। इसके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, नाम भले इनमें लता है लेकिन इनमें दीनानाथ भी ऐड रहता है ना। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन साहब को सम्मानित किए जाएंगे। जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये न्यूली वर्जन है और इनमें अभी 3rd एडिशन ही हुआ है। पहली बार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था, 2023 में आशा भोसले को और 2024 में अमिताभ बच्चन को दिए जाएंगे। नवंबर 2023 के अंदर केरल ज्योति पुरस्कार से टी पद्मनाभन को सम्मानित किया जाएगा, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अनवर ए सुहेली किस प्रमुख ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? देखिए ये पंचतंत्र का नाम आपने सुना होगा, जो एक दंत कथा है जो जिसमें जानवर जो है मेन कैरेक्टर में होते हैं और मोरल कहानी होते हैं, बच्चों को भी पसंद है और अपने को भी पसंद है। तो ये पंचतंत्र के लेखक कौन है ये भी पूछता है विष्णु शर्मा, और इसी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर के काल में अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल भी अकबर के दरबारी नवरत्नों में शामिल रहा था। इनका फारसी जो नाम दिया गया है अनवर ए सुहेली, यानी पंचतंत्र का ही शीर्षक है फारसी में। इनके अलावा महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? रज्मनामा के नाम से। इनका अकबर के काल में ही हुआ था और इनका जो किए थे ये फैजी और अब्दुल कादिर बदायनी के प्रयास से किया गया था। देखिए ये जो बदायनी है इन्होंने रामायण का भी अनुवाद किया था फारसी में। तो महाभारत और रामायण का अनुवाद जो है बदायनी ने किया था। तमिल रामायण के लेखक कौन है? कंबन है, इससे पहले भी हमने चर्चा कर लिया था। संस्कृत भाषा की प्रमुख ग्रंथ राजतरंगिणी जो संस्कृत में बेसिकली लिखा गया था, तो इनके लेखक हैं कल्हन। लेकिन राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जैनुल आबदीन ने किया था, और जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजाओं का नदी। क्या होता है भैया? राजाओं का नदी। इनके अलावा इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। किसके काल में आए थे? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, सल्तनत काल में आए थे, और इन्होंने अरबी भाषा में एक रेहला नामक ग्रंथ जो है लिखे थे। गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन, क्योंकि गीता जो है बेसिकली अंग्रेजी माफ़ कीजिएगा संस्कृत भाषा का काव्य है ना। इनके अलावा जो चार्ल्स विल्किंस है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए अधिकारी रहे थे। एक किताब का नाम है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, है ना। इनके रचनाकार स्वामी दयानंद सरस्वती साहब हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक और पुस्तक लिखे जिनका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 महाराष्ट्र में किए थे। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, और इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर है। क्या है भाई? ये भी पूछता है रेलवे में कि भाई दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था, तो मूल शंकर। इनके अलावा मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? बसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी वाला आप लोगों से मैं डिमांड करूंगा आंसर कि अंग्रेजी में जो है संविधान का पांडुलिपि किन्होंने लिखा था, है ना, कई बार बता चुके हैं। इनके अलावा पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए ओलंपिक में तो कर्नो मल्लेश्वरी है, लेकिन जो डिजेबल्ड पर्सन के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है उसके अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला दीपा मलिक थी। दीपा मलिक 2016 जो रियो पैरा ओलंपिक हुआ था वहाँ पे भारत के लिए शॉर्ट पुट में, है ना, शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक, है ना, तो इसमें रजत पदक प्राप्त करी थी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। महिलाओं में जो शॉर्ट पुट होता है उनका वजन कितना होता है? कोई भी बच्चा बता दे भैया तो मैं थोड़ा सा मानूं कि हाँ आप पढ़ते हो, है ना भैया। इनके अलावा जो आपका भारत के लिए पहली बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली कौन है? गुजबाले, ये जेंट्स है। मुरलीकांत पेटकर सरनेम महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जैसा कि मैं भी रहता हूँ। कई आदमी के सरनेम है, हो सकता है कि इनका ओरिजिन यहाँ ना हो लेकिन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कर्नो मल्लेश्वरी। कर्नो मल्लेश्वरी कब जीती थी पदक? 2000 ईस्वी में, और ये ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। किस खेल में जीती थी? वेट लिफ्टिंग में। और कौन से पदक जीती थी? ब्रांज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त करी थी। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? रूपा उन्नी कृष्णन मैडम। निशानेबाजी में 1998 में जीती थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले भारतीय मिल्खा सिंह साहब। कहाँ पर? कार्डिफ में। कहाँ पे? कार्डिफ में 400 मीटर के दौड़ में। मिल्खा सिंह का जो किताब है वो आज भी पूछा जाता है, द रेस ऑफ माई लाइफ, है ना, द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की दौड़, इस प्रकार का जो किताब है ना, ये आपका मिल्खा सिंह साहब का किताब है। ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय
वाले प्रथम भारतीय पुरुष अभिनव बिंद्रा साहब 2008 में। चूँकि आज तक व्यक्तिगत गोल्ड किसी महिला ने नहीं जीता। ओलंपिक में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इंडिया को मात्र 2 ही व्यक्तिगत गोल्ड मिला है, एक आपका अभिनव बिंद्रा के द्वारा और एक आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो ये नाम से स्पष्ट है कि दोनों जेंट्स है, एक निशानेबाजी से और एक जेवलिन से है। बाद बाकी 8 गोल्ड और आए हैं जो ओनली हॉकी में आए हैं, और हॉकी जो है ग्रुप का खेल है, न किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा खेला जाता है। तो ये बात ध्यान रख लेंगे, 10 मिले है ना। पैरा ओलंपिक 2021 के अंदर अवनी लखेरा ने 2 पदक प्राप्त किया था, एगो गोल्ड पदक प्राप्त किए थे और एगो ब्रांज पदक किए थे, और एक ही पैरा ओलंपिक के अंदर 2 पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड ये अवनी लखेरा के नाम है। और अवनी लखेरा को 2022 ईस्वी के अंदर जो है पद्मश्री से भी सम्मानित करा गया था। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। अगला है बंधुआ श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम कब आया था? तो ये 1976 में आया था। भारतीय संविधान के, अब देखिए जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में मदमस्त बच्चा होता है ना, वो बंधुआ श्रम आधा पढ़ेगा और नीचे में सीधे जो है आपका आर्टिकल के रूप में अगर दिया है या कुछ तो सीधे मौलिक अधिकार बता के निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, पूरा पढ़ो। ये बंधुआ श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम है जो किसी एक आदमी के लिए नहीं बनाया गया था, ये राज्यों को जो है लागू करवाने के लिए बनाया गया था, और ये DPSP का चीज़ है, न कि फंडामेंटल राइट का चीज़ है। चूँकि आप बंधुआ मजदूर वाला बात जो है आर्टिकल 23 में देख लेते हो, और आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, तो आपको ये वाला जो नियम है, अधिनियम है, इसे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं रख देना है। तो बहुत सारे चीज़ एग्जाम में बड़े सावधानी से करने होते हैं। बंधुआ श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976 में आया था। 1976 में ही आपका 42वां संविधान संशोधन होता है ना, जो आपका मौलिक कर्तव्य को ऐड करता है ना, मौलिक कर्तव्य को ऐड करता है संविधान के अंदर। यहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं कि मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति कितने प्रकार के सुझाए? 8 प्रकार के। मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के ऐड हुए? 10 प्रकार के। वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं? 11 प्रकार के। तो 11वां कहाँ से आया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये मौलिक कर्तव्य पे चला गया था। मैं हट के आ जाता हूँ यहाँ पे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 जो है ये भी बलात्श्रम पे निषेध बताता है। और बड़े बड़े गुरुजी इन चीज़ों को कितने स्टाइल में बोलेंगे, 1 सेकेंड के लिए झलक दिखलाता हूँ। ये जो बलात्श्रम है, ये जो बलात्श्रम है, अरे भाई बलात् के जगह पे डायरेक्ट बोलो ना, बंधुआ मजदूर, ज़बरदस्ती कार्य करवाना, है ना। तो चलिए, तो ये जो आपका बलात्श्रम है, ये जो बंधुआ मजदूर है, कोई भी आदमी से कोई ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकता। इन चीज़ों की छुटकारा जो है, या फिर मानव तस्करी कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि मानव तस्करी अगर कोई चीज़ कोई खरीद लेता है तो उस पर पूर्ण अधिकार लगभग हो जाती है। तो पहले मानव तस्करी भी चलती थी, आज भी कई सारे अफ्रीकन देश है जहाँ पर चलते हैं शायद, है ना। तो ये जो बंधुआ मजदूर वाली प्रक्रम है, ये आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही जो है बिल्कुल गुनाह है। ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। और इस पे जो अधिनियम बना था ये आपका 1976 में, और ये अधिनियम किस में एग्जिस्ट करता है? मैंने बताया DPSP में एग्जिस्ट करता है। कैसे समझेंगे? क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर आदमी पे ना लागू होकर ये राज्य विशेष पे लागू होता है, और DPSP का काम ही है कि राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है मेरे भाई, कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल के बीच में उपबंध करे गए हैं। इनके अलावा अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध को बताता है। इसमें बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बच्चे को कल कारखाने में जोखिम भरे कार्य पे नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 में आया था। ये भी हालांकि इसमें संशोधन भी हुआ, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछता है बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986। इनके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाए गए थे। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में, ये अलग है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, ये सब DPSP का पार्ट है। कारखाना अधिनियम 1948, है ना। खान अधिनियम 1952। एक्चुअली जितने अभी तक आपने अधिनियम देखा वो सब मजदूरी से रिलेटेड है जो आपके एग्जाम में आते हैं। इनके अलावा
भारत सरकार के द्वारा 2006 में बाल श्रम पे प्रतिबंध लगा दिया गया पूर्ण रूप से, है ना। इनके अलावा वर्ष 2016 में बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 का नाम बदलकर 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदलकर इसका नाम रखा गया, है ना, बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया, क्योंकि 14 वर्ष तक के उम्र तक बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है, इसीलिए इनका नाम में संशोधन किया गया। 1986 वाला नाम तो सेम ही है, लेकिन इनमें संशोधन कर दिया गया 2016 में, ठीक है। इनके अलावा भारत में बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए 1979 में एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम है गुरुपाद समिति। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। आजकल इससे पहले आपने देखा था कि जो जीएसटी है उनसे संबंधित समितियाँ पूछा था, और एक बड़े ही कॉमन चीज़ से संबंधित समितियाँ पूछ दिया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसे भी समितियाँ याद रखेंगे। बाद में कि ग्राम पंचायत का सभी बता दिया हूँ, बलवंत मेहता, अशोक मेहता, सादिक अली, है ना। इसके अलावा जो आपका टैक्स से है राजा चलैया, इसके अलावा सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से है, ये कभी भी पुराना होने वाला नहीं है। नरसिम्हा समिति आपका जो है बैंकिंग वाला से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नोट, अभी नोट लिखा है यहाँ पे, ऊपर दिए गए सभी अधिनियम श्रमिक हितों के संरक्षण के लिए लागू कराया गया था। अगर इनमें से कोई भी अधिनियम देखकर यह पूछे कि यह संविधान के किस भाग में आएंगे, तो आप आंसर 4 लगाना, अर्थात डीपीएसपी में आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रसूति प्रसुविधा, प्रसूति अब जो है महिला की बात हो रही है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में, तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी समान जो काम के लिए समान वेतन वाली बात है, तो इसमें भी अधिनियम 1976 में आया था। ये महिलाओं के हितों की रक्षा करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। साथ ही साथ जो बाघ परियोजना है 1973, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। भारत में पहले औद्योगिक नीति जो है 1948 में पेश किया गया था, और 1948 में पेश किए गए औद्योगिक नीति में उद्योग धंधा को कुल 4 भागों में विभाजित किए गए थे। बाद में जब 1956 में हुआ, है ना, इन्हीं का दूसरा रूप, तो उसमें जो है उद्योग धंधे को 3 कैडर में बांटा गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अलावा अगर औद्योगिक क्रांति की बात करें, तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन में आया था। कहाँ पे आया था? ब्रिटेन के अंदर आया था, लुटेरा वाले देश में आया था। इसके बाद जो है अगर एशियाई कंट्री में बात करें, तो जापान में सबसे पहले जो है एशियाई कंट्री के अंदर आपका औद्योगिक क्रांति दस्तक दिया था। राठवा नृत्य गुजरात के किस त्योहार के अवसर पे किया जाता है? राठवा निघेर एक नृत्य होता है जो होली के अवसर पे गुजरात के अंदर करी जाती है। गुजरात के अन्य प्रमुख नृत्य में सिद्धि धमाल काफ़ी पूछे जाते हैं। भवई अब भी पूछा गया है। डांडिया गरबा काफ़ी कॉमन है, तो याद नहीं रखना है ना। इसके अलावा त्योहार तथा मृत्यु में लिखा गया है भाई, यहाँ नृत्य लिखना दोस्तों, है ना। ये मृत्यु नहीं है, अभी मृत्यु से पहले बहुत कुछ करना है भैया, है ना। त्योहार और नृत्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये मकर संक्रांति के अवसर पे होता है, ध्यान रखेंगे, मकर संक्रांति के अवसर पे होती है। इसके अलावा रण महोत्सव, है ना, मोढेरा नृत्य महोत्सव, माधोपुर मेला, उत्तरायण का त्यौहार। उत्तरायण का त्यौहार किसे बोलते हैं? जो मकर संक्रांति होता है ना, वो गुजरात के अंदर उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। दिवाली के बाद देवउठौनी एकादशी के दौरान छत्तीसगढ़ में राउत नाचा नृत्य किया जाता है। ये सब पॉइंट सीजीएल के दृष्टिकोण से फिल्माया गया है ना। तो आप जो है ध्यान रखेंगे। बिहार में दुर्गा पूजा के अवसर पे झिझिया नृत्य महिलाओं के द्वारा करी जाती है। बिहार में एक बिरहा नृत्य भी होता है, बिरहा गायन होता है एक्चुअली, जो देश विदेश में किसी मतलब महिला की जो पति रहते हैं तो उसके लिए गाते हैं। इनके अलावा उड़ीसा तथा झारखंड में मुंडारी नृत्य मुंडा समुदाय के लोगों के द्वारा करी जाती है। ये झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं है तो बिहार रह सकता है ऑप्शन में इस मुंडारी नृत्य के लिए, लेकिन एकदम आज तक ऐसा हुआ नहीं कि ना रहे। उड़ीसा तथा झारखंड में से कोई एक रहेगा। इनके अलावा गोवा में दशहरा के अवसर पे तरंग मेल नृत्य किया जाता है। बिहार में कौन सा था? झिझिया, है ना, दशहरा में, है ना। इसके अलावा कर्नाटक में दशहरा के अवसर पे बिरगस्से नृत्य किया जाता है। कर्नाटक में बहुत कम चीज़ है आपका नृत्य त्यौहार, लेकिन पूछा जाता है तो अच्छे अच्छे बच्चे की दांत खट्टे हो जाते हैं। कुनीथा, करगा, सुग्गी, भूतकोला, ठीक है, बिरगस्से, ये सब कहाँ पे रहेगा? भूत आराधना भी उसे कहते हैं, भूतकोला को, जिसमें आपका कम्बाला त्यौहार होता है, जिसके आपने एक पिक्चर अभी देखा होगा, मुझे अभी कंतारा पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये सब जो है आपका कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक में एक
उम्माथट नृत्य होता है, उम्माथट नृत्य। इसके लिए रानी मचिया को 2023 में पद्म श्री दिया गया था। और रानी मचिया आपके एग्जाम में 72 बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखेंगे रानी मचिया। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में पौधों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा होगा, इसे मैं करेक्शन कर दूंगा, यहाँ पे कोई पौधा के द्वारा नहीं है, बौद्धों के द्वारा, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं उनके द्वारा जो है निगेटिव पावर यानी जो भूत प्रेत की आत्मा होती है उनको भगाने के लिए छम नृत्य किया जाता है। लेकिन याक छम कहेगा तो फिर पूर्वोत्तर भारत में जाना पड़ेगा, खाली छम कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में जाना पड़ेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में चेचक के रोग को भगाने के लिए महिलाओं के द्वारा ब्रीटा डांस किया जाता है। पश्चिम बंगाल में चैत्र संक्रांति के त्यौहार के अवसर पर गंभीरा नृत्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, पौष संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पे ही पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। तो ये सब पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक लाठी आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर लाठी पूछता है और पश्चिम बंगाल ऑप्शन में न है तो क्या करोगे हो, तो भैया पंजाब आंसर मारिएगा, है ना। पंजाब में भी चलेगा लाठी, ठीक है। वैसे पंजाब का अपना गतका है ना, लेकिन लाठी में भी पंजाब को आंसर लगा सकते हो अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं है तो। जैसे थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म भाई, सिम्बलम्बम तमिलनाडु का, मलखम्ब आपका हो जाएगा कहाँ का, मध्य प्रदेश का। मलखम्ब में बताया हूँ कि अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र आंसर चलेगा। तो ये कुछ एक चीज़ जो है मुखार बिंदु के द्वारा ही स्पष्ट हो सकती है। इनके अलावा मणिपुर में एक त्यौहार होता है याओसांग, ये होली के जैसा त्यौहार है, ये 5 दिनों तक चलती है और इसमें थवल चुंगवा नृत्य करी जाती है। त्रिपुरा में संगराई महोत्सव के दौरान मोंग आदिवासी जनजाति के द्वारा संगराई नृत्य किया जाता है, संगराई नृत्य किया जाता है। संगराई नृत्य 2 जगह 3 जगह गलत हो गया। आप लोग बिल्कुल ना घबराए, ये PDF आपका बाइलिंगुअल अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। मैं आराम से एक एक तहकीकात करके आपको दूंगा। जल्द ही मैं कुछ और आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ, फिलहाल बोलना ठीक नहीं रहेगा, शायद अगर नहीं कर पाऊँ तो मेरा नाम हंसी हो सकता है, इसीलिए, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक सूटेबल वे में बढ़िया से आप पढ़ सको इन कंटेंट को भी, क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ प्री निकालने के लिए नहीं, मैंने मेंस के लिहाज से भी लिखा है। और अगर आप इस बात को थोड़ा भी झूठ समझते हो तो इस बात से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि 30 सेट की वीडियो चलाने में मुझे कम से कम 5 महीने तो होने को आ गए, ठीक है। इतना समय में मैं कब का ख़त्म कर दिया होता। एक PDF लिखने में कम से कम मुझे 1.5 दिन या फिर कम से कम लगातार काम करूँ तो 8 घंटे का काम चाहिए, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ भाई ये क्वेश्चन आनी है नहीं आनी है, पाछा पूछा है कि नहीं, आगे किस चीज़ से पूछेगा, इस प्रकार मेरा टाइम काफ़ी जाता है। बाद बाकी जो बच्चे पारखी हैं, वैसे जो मेरे पास पढ़ते हैं या मेरा कंटेंट खरीदते हैं, वो कोई साधारण बच्चा हो नहीं सकता, है ना। मैं आपको उम्मीद नहीं, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, सरस्वती साक्षी मैंने ज़िंदगी में भी कभी झूठ नहीं बोला जब से होश संभाला है। अधिकांश बच्चे या तो मेरे पास कंटेंट पटना से हैं या फिर मुखर्जी नगर दिल्ली से है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरे विश्व में जनरल कंपटीशन वर्ल्ड में एक हब है और ऐसा हब कहीं और नहीं है, ठीक है। फिर भी मेरा कंटेंट खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। चलिए, बाद बाकी आप लोग नाम सुने ही होंगे। इसके अलावा होजागिरी नृत्य, ये त्रिपुरा में होती है होजागिरी नृत्य, ध्यान रखेंगे। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। जैसे आपने 1857 का क्रांति अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने किया था, इसी प्रकार से ये स्वदेशी आंदोलन से भी क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, अलग जगह की इस आंदोलन को क्या कहा जाता था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान 1905 में स्टार्ट हुआ था। ये बंगाल में जो मुखिया थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लीड किया जा रहा था। स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में चिदंबरम पिल्लई के द्वारा स्टार्ट करा गया था। आंध्र प्रदेश तथा उनके आसपास के क्षेत्र में इसी स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से कहा गया है। और ये पॉइंट SSC GD में आपसे पूछा गया था कि वंदे मातरम आंदोलन किस बेसिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो भाई आपका स्वदेशी आंदोलन से। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, कर्जन के काल में हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। घोषणा इससे पहले होगा, कोई भी चीज़ का घोषणा पहले होता है, प्रभावी बाद में होता है। पहले आपका शादी लगेगा कि पहले आपका शादी हो ही जाएगा, तो पहले एक डेट फिक्स होता है, फिर न्योता वगैरह भेजे जाते हैं, फिर आपका जो है अमुक डेट में शादी होता है। तब तक जो है आप जो है बढ़िया खुशी खुशी रहते हो, है ना। इनके अलावा
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस का दिन मनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन भले हल्का लग रहा हो, लेकिन जब 4 ऑप्शन दे देता है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि बंगाल में शोक दिवस क्यों मनाया गया था। ऊपर में लिखा होता है बंगाल विभाजन के कारण, बंगाल विभाजन रद्द होने के कारण, एक और कारण देगा, और एक जो सबसे ऑथेंटिक आंसर होगा कि बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है भाई, तो वो आंसर होता है। इसके अलावा बंगाल में ब्रिटेन की जो भी मेड वस्तुआ था उनका बहिष्कार किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये बहिष्कार करने का सुझाव जो है कृष्ण मित्रा के द्वारा दिया गया था, है ना। ये कृष्ण मित्रा साहब बांग्ला भाषा में एक पत्रिका जिनका नाम संजीवनी था, इनका संपादन भी किया था। तो ये बात ध्यान रख लेंगे। कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन में ही स्वदेशी आंदोलन को पारित किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन की बैठक जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब के द्वारा करा गया था। द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन है भैया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनमें स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की गई है प्रसार करने हेतु। अगला है बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए गए रकम को किस व्यय के अंतर्गत रखा जाता है? जो भी बुनियादी ढांचा, जैसे आपका महल बनाना है, अस्पताल की बिल्डिंग बनानी है ना, या फिर शिक्षा पे आप खर्च करते हो, ये भी बुनियादी ढांचा है। तो ये जो भी बुनियादी ढांचा पे आप खर्च करते हो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पूंजीगत व्यय कहते हैं। राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता को बजट घाटा कहते हैं। अगर सरकारी व्यय ज़्यादा हो गया, राजस्व कम प्राप्त हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। पूंजीगत व्यय में क्या आगे सरकारी उपकरण आ जाएगा, भवन बनाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएगा, शिक्षा, मशीनरी इत्यादि पे जो खर्च करते हो, जो आपको, ऐसा कहने का मतलब कि एक लॉन्ग टाइम आप उसका फ़ायदा लोगे। अगर किसी देश की शिक्षा बहुत मजबूत है तो इसका फ़ायदा लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपने भवन बनाया तो ऐसा नहीं कि आज भवन बनाया 5 दिन देगा फ़ायदा, 6ठे दिन नहीं देगा, तो भी लंबा टाइम के लिए देगा। तो जो भी लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, जैसे आपने शेयर बाजार में देखा होगा, एक होता है ETF, एक होता है आपका इंट्राडे। तो जो इंट्राडे होता है, आज ही निकालो, आज ही पैसा लगाओ, 10 मिनट में निकालो, बेच बाच के बाहर। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ, जानकारी रखता हूँ तो बता दिया। बाद में कि ETF वगैरह, SIP वगैरह होता है, वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि एक बार पैसा लगाया, आप लंबे समय तक इंतजार करोगे तभी आपका घाटा फायदा समझ में आएगा। तो उसी प्रकार से जो पूंजीगत व्यय है सरकार का, ये लॉन्ग टाइम के लिए करी जाती है, जो लंबे समय तक फायदा दे। सरकार के राजस्व व्यय में वेतन आता है, पेंशन आता है, भुगतान, ब्याज भुगतान आता है, सब्सिडी, किराया इत्यादि जो है ये राजस्व व्यय के हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 3 ऑप्शन देके एक नया अलग दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं आता या फिर कौन आता है। तो आपको आता रहेगा तब ना जवाब दोगे भाई। इनके अलावा राजस्व घाटा, कुल राजस्व प्राप्तियां में से कुल राजस्व व्यय को घटा देते हैं, तो इसे जो है निकाला जाता है राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा, सरकार के कुल खर्च और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर जो है राजकोषीय घाटा के कैलकुलेशन में क्या, किसको ऐड नहीं किया जाता है? उधारी को छोड़ के, यानी उधार नहीं जोड़ा जाता है राजकोषीय घाटा में। डायरेक्ट पूछता है कि इनमें से किसे नहीं जोड़ा जाता है, तो उधारी को। कबड्डी मैच में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं प्रभु जी? 12 खिलाड़ी होते हैं। अभी मैंने ऊपर बात कर लिया था, लेकिन रिजर्व सहित। परंतु खेलने कितने उतरते हैं? 7 खिलाड़ी। उसी प्रकार से खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, खेलने उतरते हैं सिर्फ 9 खिलाड़ी। तो इन्हें दोनों को ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा यहाँ पे कुछ खेल हैं जिनमें नंबर्स ऑफ प्लेयर्स हैं, जैसे बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9 या 12। 9 खेलने उतरते हैं, 12 रिजर्व सहित। हॉकी में 11, ऐस हॉकी में 6, यहाँ पे नीचे लिखा है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक क्रिकेट होता है जिसमें 3 और 6 खिलाड़ी हो सकते हैं। टेनिस में सिंगल या डबल 1 और 2 होते हैं। टेबल टेनिस में 1 और 2 होते हैं। बॉक्सिंग में 1 होता है। तो ये आपके कुछ खिलाड़ी और खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। भारत के सूक्ष्म वित्त संगठन MFI कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सबसे बड़ा उद्देश्य जो है इसका वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। निवारण मतलब निपटान से समझिएगा, यानी गरीबी दूर करने के लिए जो है लोन प्रोवाइड कराता है छोटे मोटे परिवार को, है ना। सूक्ष्म वित्त कंपनियों को जो है ग्रामीण एरिया तक पहुँच होती है इनकी, ये ग्रामीण एरिया में अपनी जो है धंधा प्रसार करते हैं। यह काम कम सालाना इनकम वाले परिवार को जो है सूक्ष्म लोन प्रदान करते हैं। सूक्ष्म वित्त कंपनियां साधारण अवस्था में कम आय वाले व्यक्ति और व्यवसायियों को ही लोन देते हैं। इनके अलावा भारत में सूक्ष्म बैंक का उदाहरण अगर कहेंगे, इक्विटास बैंक हो जाएगा, उज्जीवन बैंक हो जाएगा, बंधन बैंक हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, जिसकी स्थापना 1990 में आबिद हुसैन समिति के अनुसार हुआ था, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो ये जो है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं, मतलब इससे एफिलिएट
रिलेटेड रहता है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। जो मुद्रा योजना है ना, उसमें भी सिडबी का योगदान होता है भाई। मुद्रा योजना जिसकी अभी तक मैक्सिमम जो रकम है वो 20 लाख कर दिया गया है इस बार के बजट में। इसके अलावा कुषाण वंश के संस्थापक कौन है भाई? कुजुल कफडीसेस। कुषाण वंश के प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर, सेकेंडरी राजधानी मथुरा था। हर्षवर्धन की भी प्रारंभिक राजधानी थानेसर होता है, दूसर का राजधानी कन्नौज होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कनिष्क ने शक संबंध कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाए थे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग प्रारंभ करने का श्रेय कनिष्क को दिया जाता है। जैसे विजयनगर साम्राज्य में आप कृष्णदेव राय को जानते हैं, वैसे आप कनिष्क को जानिए, आपका है ना, इस वंश से। इसके अलावा बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद का महान विद्वान चरक संहिता का नाम ने आपने सुना होगा, तो ये भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। भारत में बड़े पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा कुषाण काल में ही चलाया गया था। लेकिन अगर आपसे कहे कि भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया, तो इंडो बैक्टीरियन चलाया था, या इंडो ग्रीक भी लिखा रहेगा वहाँ पर। इनके अलावा जो कुषाण काल है, इसमें किस चीज़ का जो है ज़्यादातर बढ़ोतरी हुई, तो कला के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार की देखा गया इनके क्षेत्र में। वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्गा थे। इनकी राजधानी मन्नखेट हुआ करता था, और जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इनमें भी भाग लिए थे राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, इन्हें नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इनके अलावा पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहदत्त है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्ता, अंतिम शासक विष्णुगुप्ता थे, है ना। तो ये थे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो वास्तव में तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका कोई सा भी जो है कंटेंट लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ले सकते हैं। मैं फिर से बताऊं, किसी भी पेड क्लास पे हमारा कंटेंट भारी पड़ते आया है, पड़ेगा और पड़ रहा है। जय श्री राम।